जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ऐसे लग गए होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आपके पास महज मुश्किल से 6 से 7 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हुए हैं और इसके लिए हम लोग लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 3 फरवरी को, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को अभी हम लोग ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये 5 क्वेश्चन आप लोग ऐसे कमांड करके एग्जाम में जरूर जाएंगे ताकि ऐसे आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। और इस 5 में से क्वेश्चन आपको एकदम मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 5 में से आपको क्वेश्चन एकदम आएंगे। इतना अगर आप पढ़ कर जाते हो तो आपका जो 15 मार्क्स होगा वो आपको ऐसे बनाने में दिक्कत नहीं होगा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया जो कि वो शॉर्ट क्वेश्चन का था, तो आप लोगों का डिमांड भी था कि सर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसे लेकर के आइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इसके आंसर को भी देखेंगे, और ये जो इसका आंसर है इसका पीडीएफ भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में याद करने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चंस आपका जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन पीडीएफ जो है वो आपका हिंदी के लिए है क्योंकि ज़्यादातर जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट वो हिंदी में प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए ही आंसर सारे हिंदी में लिखे हुए हैं। तो जिनको इंग्लिश में चाहिए होगा वो ऐसे कमेंट करेंगे, उनको ऐसे इंग्लिश का पीडीएफ ऐसे भेजा जाएगा। ठीक है, तो जो 3 फरवरी को एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग कमर कस लीजिए और आज से ही अपने ऐसे तैयारी में से जुट जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन का 2 वीडियो और आएगा और उसके बाद फिर एक भी ऐसे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। दोनों वीडियो पर आप कमांड कर लोगे तो आपका सारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा 5 नंबर वाला, 15 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। तो इस हिसाब से आप ऐसे ध्यान दे करके रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसे वो वीडियो जब आए तो आप ऐसे उस वीडियो को देख सको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखने वाले हैं क्या, केमिस्ट्री क्लास 12 बीएससीबी जो 2022 एग्जाम है उसके क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 5 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर और बाकी का जो है यहाँ पर मैंने उसके आंसर है। ये आंसर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ आपको ऐसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहले मैं क्वेश्चन को ऐसे समझा दूँ फिर उसके बाद मैं ऐसे आंसर पे आता हूँ। ठीक है, चलिए मैं पूरा आंसर नहीं समझाने वाला, आप लोग उसको पढ़ लेना आराम से। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल लिखा हुआ आप समझ लोगे। हाँ, मैं थोड़े हर क्वेश्चन को समझा दूंगा, आंसर को समझा दूंगा, लेकिन बाकी आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो कहता है प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, इसके गुणों एवं उपयोगों का वर्णन करें। इसके गुण एवं उपयोग का वर्णन करें। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, इसके गुण और उपयोग का ऐसे वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन तो यही था हमारा कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, इसके गुण और एवं इसके उपयोग का ऐसे वर्णन करना है आपको। कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है लेबोरेटरी में जैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है उसको आपको बताना है और इसका क्या क्या ऐसे खासियत होता है और इसका क्या ऐसे काम आता है, ये 3 चीज़ आपको ऐसे बताना है। 5 नंबर के लिए आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। चलिए आते हैं, अमीनो एसिड क्या है, व्हाट इज अमीनो एसिड। इसेंशियल एवं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को लिखिए विथ एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इंक्लूड किए हुए हैं, मिस मत करना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, और ये क्वेश्चन तो आपको लिख लो कि ये रहेगा ही रहेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर साल रहता है, मिलेगा ही। कहता है विटामिन क्या है, व्हाट इज विटामिन, विटामिन क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, रक्त के स्नग्ध में के लिए कौन है से विटामिन जिम्मेदार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, निम्न के उल्लेख करें उदाहरण के साथ। निम्न को ऐसे लिखिए और ये आपको नोट्स लिखने के लिए जरूर मिलेगा, शॉर्ट नोट्स आपको जरूर मिलेगा लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे एग्जांपल के साथ एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी माइक्रोबायल्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स, ये 8 को आपको ऐसे याद करके जाना है। लास्ट है आपका क्वेश्चन कहता है शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है लायोफिलिक एंड लायोफिबिक क्लोराइड्स पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऐसे डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार के जाएंगे। टिंडल इफेक्ट जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी इसको ऐसे मैंने इंक्लूड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। और ब्रोमियन मूवमेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, उसको जरूर पढ़ कर जाएंगे। और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, तो यही 5 क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए इस 5 के हम लोग आंसर को देखना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग देख चुके वीडियो को, अगर पसंद आया होगा, मैंने तो पसंद आया होगा, तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि 2 वीडियोस आपको और मिल जाए। ठीक है, 2 वीडियोस आपको ऐसे और मिल जाए। ठीक,
चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर कहता है प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, इसके गुणों एवं उपयोगों का वर्णन करें। ठीक है, तो उत्तर देखिए, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए तांबे को ऐसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऐसे गर्म किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए तांबा को ऐसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऐसे गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं Cu2H2SO4 CuSO4 + 2H2O + SO2S हम लोगों को बनता है। आगे कहता है इस मुख्य अभिक्रिया में अतिरिक्त अन्य अभिक्रियाएं भी होती हैं। अन्य अभिक्रियाओं के कारण क्यूप्रस सल्फाइड बनता है, जिसके कारण अवशिष्ट पदार्थ काला हो जाता है, जो कि यहाँ पर उसका ऐसे आपका दिया हुआ है इक्वेशन। आगे फिर इसी में कहते हैं जिंक ब्लेंड लौह पैराइड एवं त्रामपराइड को हवा में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जो कि यहाँ पर उसका आपको रिएक्शन दिया हुआ है 2ZnS + 3O2 ZnO + 2SO2। याद रखना, अगर एग्जाम में आप लिखते हो तो ये आप जरूर लिखना, ये आप लिखोगे। अगर ये भूल भी गए ना, ये लिख देते हो तो आपको ऐसे नंबर ज़्यादा मिलेगा, याद रखना। ठीक है, SO2 के गुण, अब इसका ऐसे गुण क्या होता है, तो हम लोग ये कैसे बनता है तो देख लिया इसका गुण क्या होता है। तो देखिए, जल से अभिक्रिया, ठीक है, जल में घुलकर यह ऐसे सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, जिसके फलस्वरूप जलीय विलयन अम्ल जैसा आचरण करता है। ठीक है, तो SO2 + H2 बनता है H2SO3, याद रखेंगे। चलिए, कॉस्टिक क्षार के से अभिक्रिया, ये सारे काम ये गुण करता है। तो अलग अलग दशाओं में ऐसे क्षारों की अभिक्रिया पर सल्फाइड या बाइसल्फाइड लवण बनाता है 2KOH + SO2, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये सारे का ऐसे गुण और दोष सब दिया हुआ, आप इसको से याद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन था हम लोग का, चलिए आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इतना नहीं लिखना है, आप कोई भी 2-4 लिख सकते हो, आपको जो मन करे 8 में से कोई भी 2-4 आप लिख देना। चलिए, कहता है अमीनो एसिड, दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा, अमीनो एसिड क्या है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, कहता है वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक और अमीनो मूलक दोनों होते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल मतलब एसिड होता है। जब COOH और NH2 दोनों ही मूलक एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे अमीनो अम्ल कहते हैं, याद रखेंगे। इसका उदाहरण देख सकते हैं, NH2 CH2 COOH अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है। ठीक है, अल्फा अमीनो अम्लों की आवश्यकता को पेप्टाइड एवं प्रोटीन के संश्लेषण में होता है। पेड़ पौधों एवं जानवरों पे पाए जाने वाले प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल होते हैं, याद रखेंगे इसको। ठीक है, हमारा शरीर 20 अमीनो अम्लों की ऐसे बनाने में सक्षम नहीं है, जिसकी आवश्यकता विभिन्न प्रोटीनों के निर्माण के लिए से आवश्यक है। ये सारी चीज़ें ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन इसेंशियल और इसेंशियल के बारे में भी यहाँ पर आपका जानकारी दिया है, तो इसको आप ऐसे याद करके जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हम लोग को कहता है कि विटामिन क्या है। विटामिन क्या है, देखो उतना समय मैं नहीं लेना चाहता वीडियो में, क्योंकि आप लोग उतना देखोगे नहीं, तो आप बस PDF ले लेना हमसे, PDF ये जरूर ले लेना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो ऐसे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ऐसे जुड़ जाना, वहाँ पर PDF दे दिया जाएगा। कहता है विटामिन क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन कौन जिम्मेदार होता है। तो बता देते हैं बउआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। विटामिन कार्बनिक यौगिक है जिसकी थोड़ी मात्रा की आवश्यकता भोजन में होती है। विशिष्ट जैविक कार्य करते हैं जो ऑर्गेनिज्म के स्वस्थ रहने और उनके वृद्धि में सहायक होते हैं। विटामिन को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ABCD आदि इसे व्यक्त किया जाता है। कुछ विटामिन को उपवर्गों में भी बांटा गया है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एक्सेट्रा। जल या वसा में विलेयत के आधार पर विटामिन के 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला विटामिन है वसा में विलीय विटामिन, दूसरा है आपका जल में विलीय विटामिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, बहुत याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आप ऐसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कि हम लोग का क्या था, निम्न के उल्लेख करें उदाहरण के साथ। तो पहला था हमारा एंटी पैरेटिक, दूसरा था एनाल्जेसिक। तो एंटी पैरेटिक होता है वे रासायनिक पदार्थ जो बुखार के समय शरीर के ताप को घटाते हैं, उसे एंटी पैरेटिक कहते हैं। उदाहरण के लिए नोवलजीन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन एक्सेट्रा। एनाल्जेसिक वह रासायनिक पदार्थ जो दर्द को दूर करता है, उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। उदाहरण के लिए मॉर्फिन और नोवलजीन, एस्पिरिन एक्सेट्रा। चलिए ट्रैंक्विलाइजर आप लोगों को पता है, वे पदार्थ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं और मानसिक रोगों को ऐसे दूर करते हैं, उसे ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। उदाहरण के लिए रेस्पेरिन और लिमिनल सेक्नल, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंटीसेप्टिक क्या होता है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो कि जीवित मानव टिश्यू को हानि नहीं पहुंचाते हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोकते हैं या मार देते हैं, उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ रे बच्चा, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप इसको जरूर ऐसे रट्टा मार के जाओगे। आपके एग्जाम्पल देख सकते हैं, बोरी कमल, मर्क्यूरी क्लोराइड टिंक्चर ऑफ आयोडीन, डेटॉल। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने से रोकते हैं या मार देते हैं लेकिन मानव टिश्यू या स्किन के लिए हानिकारक नहीं होते, उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए 1% फेनॉल, 0.2% से 0.4 ppm क्लोरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एंटी माइक्रोबायल। कहता है ये वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के अंदर की बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, मार डालता है उस तथा शरीर के प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, वो आपका कहलाता है एंटी माइक्रोबायल। याद रखेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं प्रोटोनसिल और सल्वारसन। नेक्स्ट है आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग वे रासायनिक पदार्थ को कहते हैं जो कि प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन रहता है उसको ऐसे प्रोडक्शन जो है उसको ऐसे नियंत्रित रोक लगाने के लिए इसे काम में लाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर प्रोजेस्टेरोन और इथेनॉलिस्ट्रोडायोल, याद रखेंगे उसको। नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स कुछ खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मोल्ड्स द्वारा निर्माणित पदार्थ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक क्रिया में प्रवेश कर उनकी वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। और याद रखना कि एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर रट्टा मार के जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपका लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। ठीक है, लायोफिलिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स, टिंडल इफेक्ट, ब्रोमियन मूवमेंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देख सकते हैं यहाँ पर लायोफिलिक कोलाइड्स कहता है वो पदार्थ जो डिस्पर्सन मीडियम के संपर्क में आने पर ऐसे सुगमता से डिस्पर्स होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है, उसे लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, इसी में यदि डिस्पर्सन मीडियम जल हो तो प्राप्त कोलाइडल सॉल्यूशन जल स्नेही कहा जाएगा, अन्यथा द्रव स्नेही। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटीन, स्टार्च, रबर, गम, जिलेटिन एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से लायोफिलिक कहता है वे पदार्थ जो कि डिस्पर्सन मीडियम के संपर्क में आने पर सुगमता से डिस्पर्स्ड होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है, उसे लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आर्सेनिक सल्फाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, गोल्ड, FiCl, लायोफिलिक कोलाइडल। याद रखेंगे, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट कहता है सन 1869 में टिंडल साहब ने ऐसे पाया कि प्रकाश पुंज को एक ट्रू सॉल्यूशन से होकर प्रभावित होने करने पर इसे तब तक देखा नहीं जा सकता है जब तक कि आंख को सीधे उसके मार्ग में न रखा जाए, किंतु उसी प्रकाश पुंज को एक कोलाइडल सॉल्यूशन से होकर प्रवाहित करने पर किरण पथ प्रभाषित हो जाता है। इस घटना को ऐसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं, हम लोग ने जाना था। ठीक है, याद रखेंगे इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भी इसको समझाया गया है। नेक्स्ट है आपका ब्रोमियन मूवमेंट। ये भी ब्रोनियन साहब ने इसको खोजा था, बोटानिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने इनको खोजा था। तो ये सारी चीज़ इसको याद करके जाएंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो यही था हमारा आज का क्लास बच्चे लोग। आई होप कि आप लोगों को ऐसा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इतना ही क्वेश्चन था, ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वीडियो इसका और आएगा जिसमें कि 4 क्वेश्चन प्लस 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और ये 5, मतलब कि 10 क्वेश्चन मान लो कि आप ऐसे लॉन्ग के लिए पढ़ के जाओगे, आपका एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 15 नंबर आपके हाथ में होंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। और यहाँ तक अगर आ चुके हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, और एग्जाम की तैयारी करते रहें।